नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डायरी। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। कैसे बदल रहे हैं विश्व के घटनाक्रम, कहां हुई कोई अनोखी घटना और क्या रही विदेशी बाजारों की चाल, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इंटरनेशनल डायरी के साथ। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित किए गए औपचारिक समारोह में सशस्त्र बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम आवास पहुंचे अशरफ को सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद उनका परिचय प्रधानमंत्री आवास के कर्मचारियों से करवाया गया। आपको बता दें कि अशरफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी को अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद पीपीपी ने 61 वर्षीय अशरफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना। अमेरिका के जनरल ने काबुल के होटल पर हमले के लिए पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार माना है। व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी जॉर्ज अर्नस्ट के इस बयान के बाद अमेरिका और पाकिस्तान नए टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जनरल ने कहा कि हमारी फौजों के खिलाफ हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे आतंकवादियों को लेकर हमारी चिंताएं बढ़ी हैं और इस खतरे को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। आपको बता दें कि काबुल स्थित होटल पर आतंकवादी हमले के बाद इसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। और चुनावी जंग में रोमनी ने भी कमर कस ली है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने वायदा किया कि उच्च डिग्री धारकों और सेना में सेवा देने वालों को ग्रीन कार्ड देने के साथ ही आव्रजन प्रणाली में सुधार किया जाएगा। फ्लोरिडा में नालेओ वार्षिक सम्मेलन के दौरान रोमनी ने कहा कि अमेरिका से उच्च डिग्री हासिल करने वालों को मैं ग्रीन कार्ड दूंगा। मैं चाहता हूं कि बेहतरीन और तेज तर्रार लोग देश को समृद्ध बनाएं ताकि नौकरियां और नई तकनीक का आविष्कार हो सके। रोमनी ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर मैं हर उस शख्स के लिए भी वैधानिक रास्ता तैयार करूंगा जो अपनी सैन्य सेवा के माध्यम से इस महान देश की रक्षा करे। जिन लोगों ने अमेरिका की रक्षा में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के मिट रोमनी पर हमला किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा ने रोमनी के खिलाफ चुनावी हमले तेज करते हुए कहा कि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी के पास अर्थव्यवस्था में बदलाव को लेकर गलत विचार है। ओबामा ने ये बातें फ्लोरिडा के टैंपा में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान कही। ओबामा ने कहा कि रोमनी की स्थापित कंपनी भारत और चीन जैसे देशों को रोजगार की आउटसोर्सिंग कराती रहती है। हमें एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो अमेरिकी लोगों के रोजगार और अमेरिकी विनिर्माण के लिए लड़ाई लड़े। ओबामा की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद घंटे पहले ही कहा जाए कि अखबार ने खबर भी प्रकाशित की थी कि रोमनी की कंपनी बैन कैपिटल ने ऐसी कई कंपनियों में निवेश किया है जो अमेरिकी श्रमिकों की नौकरियों को चीन और भारत जैसे कम वेतन वाले देशों में स्थित नए केंद्रों को स्थानांतरित करने में माहिर है। और अमेरिका ड्रोन हमले की सूचनाएं नहीं देना चाहता है और इसके लिए अमेरिकी सरकार ने संघीय अदालत से उस मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। न्यूयॉर्क टाइम्स और ACLU ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार के अलकायदा और दूसरे आतंकवादी समूहों से जुड़े अमेरिकी नागरिकों और दूसरे लोगों के खिलाफ किए गए हमले में इस्तेमाल संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया और न्यूयॉर्क जिला अदालत में दाखिल 50 पन्नों के ज्ञापन में मामले को तुरंत देखते हुए उस पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाए जाने की मांग की है। अमेरिका ने कहा कि ड्रोन हमलों के बारे में सूचनाएं गोपनीय हैं और इसके सूचनाएं देना सुरक्षा के लिहाज से खतरा भी पैदा हो सकता है। और बात कर लेते हैं मिस्र में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसके नतीजों की घोषणा हो सकती है। इसके संकेत मिस्र के चुनाव आयोग ने दे दिए हैं। चुनावों में कड़ा मुकाबला मुस्लिम ब्रदरहुड के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी और पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाफिक के बीच रहा है। दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनावों में अपनी अपनी जीत का
दावा कर सरकार बनाने की बात तो कही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में सत्ता किसके हाथ में जाती है। इधर जीत का दावा कर रहे मुस्लिम ब्रदरहुड के कार्यकर्ता राजधानी काहिरा में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रोके गए चुनाव नतीजों की घोषणा की मांग कर रहे हैं। और उधर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने विवादास्पद संसदीय चुनाव के लगभग 2 महीने बाद अपनी नई सरकार का गठन किया है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब इस बात की आशंका तेज हो गई कि संघर्ष के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। टीवी चैनल अल अरेबिया के मुताबिक राष्ट्रपति बशर ने प्रधानमंत्री डॉक्टर रियाद हिजाब से अधीन नई सरकार के गठन के लिए डिक्री 210 जारी की। नई सरकार में रक्षा मंत्री दाऊद रजीहा, विदेश मंत्री वलीद अल मुल्लैम और आंतरिक मंत्री इब्राहिम शार अपना पद बचाने में कामयाब रहे। नए आदेश के मुताबिक घरेलू व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण समेत कई नए मंत्रालयों का गठन भी किया गया। उधर सीरिया में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मरने वालों की तादाद 170 हो गई। सीरियाई सरकार का कहना है कि पिछले 2 महीनों में यहां हिंसा और ज्यादा बढ़ी। 7 अलग अलग प्रांतों में मारे गए 20 सैनिकों के अंतिम संस्कार किए जा चुके हैं। ज्यादातर मौतें दमिश्क, होम्स और डेरा में हुई, जहां भारी गोलीबारी हुई थी। लंदन के सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक राष्ट्रपति असद की सरकार के खिलाफ पिछले साल 5 मार्च से जारी हिंसा में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं सीरियाई सेना की तरफ से तुर्की पर लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति अब्दुल्ला गुल ने कहा कि लड़ाकू विमानों का कभी कभी सीमाओं के परे चले जाना एक आम बात है, खासकर जब आप समंदर के ऊपर उनकी रफ्तार को ध्यान में रखते हो। तब ये चीजें दुर्भावना से प्रेरित नहीं होती, लेकिन विमान रफ्तार के कारण नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। गुल ने कहा कि इस बारे में जांच होगी कि कहीं विमान को तुर्की के वायु क्षेत्र में तो नहीं मार गिराया गया। आपको बता दें कि हतै प्रांत के इरहाच हवाई ठिकाने से उड़ान भरने के 90 मिनट बाद F4 फैंटम विमान से उसका संपर्क टूट गया था। उधर नाइजीरिया में कट्टरपंथी इस्लामिक गुट के गिरजाघरों पर किए गए हमलों में अलग अलग गिरजाघरों में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बात की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय की ओर से की गई है। 17 जून को नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम राज्य कादुना के गिरजाघर में बम धमाके किए गए। हमले में कई लोग घायल भी हुए। हमले की जिम्मेदारी अगले ही दिन बोको हराम ने ले ली। नैसर्गिक ने बताया कि 30 लोग कादुना के गिरजाघर में शुरुआती हमलों में ईसाई युवाओं से बदला लिए जाने के दौरान मारे गए और बाकी लोग कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों और मुसलमानों के संघर्ष में मारे गए। और बात करते हैं गाजा पट्टी की। गाजा पर पिछले दिनों हुए इजरायली हवाई हमले की बात करते हैं तो इस हमले में इजरायल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच संघर्ष विराम की कोशिशों को और झटका लगा है। इजरायल ने बीती रात गाजा पर कई हवाई हमले किए। हालांकि इजरायल ने अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले में एक फिलिस्तीनी मारा गया जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले गाजा में हुए हमास और अज़ीदीन अल कस्म ब्रिगेड की सशस्त्र इकाई के 2 शिविरों पर हमला किया गया था, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि बुधवार को ही इजरायल और गाजा शहर पर नियंत्रण रखने वाले हमास के बीच में समझौता हुआ था। और बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री 46 साल की सुनीता विलियम्स की एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रा के लिए उड़ान भरने की संभावना है। इससे पहले सुनीता 2006 में 6 महीने तक वहां रहकर काम कर चुकी हैं। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड सुनीता के नाम दर्ज है। सुनीता केंद्र की अंतरिक्ष यात्रा एक्सपीडिशन 32 के चालक दल के सदस्यों में एक फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर जाएंगी। केंद्र में पहुंचने पर अंतरिक्ष यात्रा एक्सपीडिशन 33 की कमांडर होंगी। नासा के मुताबिक सुनीता कजाकिस्तान में बीकानूर कॉस्मोड्रोम से 14 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना होंगी। उसके साथ रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के फ्लाइट इंजीनियर
यूरी मालेनशेंको और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अकिहितो होशिदे भी शामिल होंगे। That looks great. Wonderful. और बात करते हैं सर्च इंजन गूगल की एक नई पहल की। एक क्लिक पर सारी दुनिया की जानकारी मुहैया कराने वाले सर्च इंजन गूगल ने अब दुनिया की खत्म हो रही भाषाओं को बचाने के लिए कमर कस ली है। विद्वानों और भाषा विज्ञानियों की मदद से गूगल ने एंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट वेबसाइट शुरू की है। इसमें लोग मर रही भाषाओं और बोलियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसे शेयर भी कर सकते हैं या फिर उन्हें जमा भी कर सकते हैं। लोग इस वेबसाइट की मदद से अपनी जानकारी और शोध को सीधे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे इसमें नयापन लाने में मदद मिलेगी। और बात वैश्विक बाजारों की। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन अमेरिकी बाजारों में बैंक और हेल्थ केयर शेयरों में मजबूती देखने को मिली। बैंक और हेल्थ केयर शेयरों में मजबूती के चलते डाउ जोन्स 67 अंक की मजबूती के साथ 12,640.70 पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक 33 अंक की तेजी के साथ 2,892.50 पर चढ़ गया। इसके अलावा बात अगर S&P 500 इंडेक्स की जाए तो ये भी 9.5 अंक की उछाल के साथ 1,335 पर जाकर बंद हुआ। खत्म कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन तेजी के बावजूद इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो अमेरिकी बाजार में कमजोरी ही रही और इस पूरे हफ्ते अमेरिकी बाजार में कुल 1% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट 3 हफ्तों की तेजी के बाद दिखी। क्रेडिट एजेंसी मूडीज के 15 बैंकों की रेटिंग घटाने से गुरुवार से ही अमेरिकी बाजार में बिकवाली हावी रही थी। और हर बार की तरह आपको दिखाते हैं इस बार मैजिक वीडियो ऑफ द डे। तो इसी के साथ इंटरनेशनल डायरी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है।